नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज। आज शुरू करने वाले हैं ब्रिक्स पार्ट 2। हमने ब्रिक्स का पार्ट 1 देखा, उसमें कुछ टॉपिक्स देखा। उसके बाद कुछ पार्ट 2 में देखेंगे और डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स बचेगा तो उसे पार्ट 3 में देखेंगे। और पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा था, जो हमने वीडियो अपलोड कर चुका है और मेरा वो पहला वीडियो था ब्रिक्स पे, तो पहले हम उसे देखेंगे। हमने क्या क्या पहले वीडियो में देखा था, उसके बाद आज क्या क्या देखने वाले हैं ये देखूंगा। तो ब्रिक्स में सबसे पहले हमने साइज ऑफ ब्रिक्स देखा था, उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स देखा था। इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या क्या होता है, क्या बेसिक क्या कम, वो देख लिया था हमने। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मोल्ड देखा था, मोल्ड कौन सा किस काम में आता, क्या फ़ायदा। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रिक्स अर्थ, जो हम सॉइल्स को कैसे क्या क्या करते हैं आगे। पहले अनसॉइलिंग करते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, वेदरिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, किडिंग करते हैं। उसके बाद हमने उसको ब्रिक्स को सनलाइट में सुखवा लिया, जितना वो ड्राई कर लिया, सन ड्राई। उसके बाद हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 1-2 हफ्ते का प्रोसेस होता है सन ड्राई। उसके बाद हम इसे कीन में डाले थे। इसका टेम्परेचर जोन डिवाइड हुआ था। उसके बाद हमने कीन से बाहर निकाल के इस ग्रेड ब्रिक्स को वो देखा था कि किस ब्रिक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था, जो स्ट्रेंथ से हमने मेजर किया था। इसके बाद हम लोग ने ब्रिक्स का सैंपल टेस्ट किया था कि किस कौन से ब्रिक्स कैसे कैसे ब्रिक्स पे कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्मेंस किया जाता है। तो पहला कंप्रेसिव था, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट था, ई फ्लोरेसेंस टेस्ट था, वारपेज टेस्ट था, डायमेंशन टेस्ट था। जिसमें से आज हम फिर 2 टेस्ट को देखेंगे। और हमने उस दिन डायमेंशन टेस्ट में टॉलरेंस बता रहा था 0.3 to 0.5 जो सेंटीमीटर में था, बट आज जो मैंने करेक्ट वैल्यू लाया हुआ है वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन टेस्ट में टॉलरेंस कितना अलाउ है। और आज हम देखने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ किन्स। जो हम की भट्ठा था, उस भट्टे में हम जब ब्रिक्स डालेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या निकलेगी, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की। जो बाहर आएगा ब्रिक्स, तो किस में कितना चांसेस ज़्यादा है ब्रिक्स आने, बाहर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आने का, वो देखेंगे। जिसमें 4 टाइप दे रखा है, इसमें से दो इम्पॉर्टेंट है। इलाहाबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड इट्स कंपोजिशन, वही आग रोकने के लिए कि ब्रिक्स जो है आग को कितना रोक पाएगी, रोकना है आग को जहाँ पे आग लगने की चांस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम कौन सी ब्रिक्स यूज करेंगे, उसमें ग्रेडियंट क्या क्या होगा, कंपोजिशंस। उसके बाद हम इसे देखने के बाद में कल हमने बोला था कि इसमें टाइप ऑफ जब टेस्ट की बात आ रही थी तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस टेस्ट था, जिसका कोड हमारे पास पहला स्ट्रेंथ का 0.1 था पार्ट 1, 3495 पार्ट 1 स्ट्रेंथ था, 3495 पार्ट 2 ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर था, थर्ड था पार्ट 3 जो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं दिया हुआ था। जो हम बोल रहे थे कुछ फंगस टाइप लगता है जिसको वाइट पैच बोलते हैं, और इस ब्रिक्स वर्क हो जाने के बाद पता चलता है। तो उसको क्या क्या कैसे होता है, इसमें क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, वो हम देखेंगे आज। उसके बाद टॉलरेंस इन ब्रिक्स डायमेंशन टेस्ट, वो हम देखेंगे। हमने ब्रिक्स लाया हुआ है उसको। उसके बाद हमने कहेंगे स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का शेप एंड साइज क्या होता है, उसके हिसाब से उसका नाम डिसाइड होता है। तो आज हम वो देखेंगे कि कौन से शेप की कौन सा ब्रिक्स का कौन सा नाम होता है। इसे देख लेने के बाद में जनरल प्रॉपर्टी चेक करेंगे ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स में कौन सा ब्रिक्स कैसा होता है, क्या क्या होता है इसमें। उसके बाद थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 को, ब्रिक्स पार्ट 2 को। एफिशिएंसी ऑफ किन्स, टाइप ऑफ किन्स, पैजावाह ब्रिक्स, किन्स। ये जो 50 to 60% होता है, और इसका इस जो एग्ज़ाम में आता है सीधे परसेंटेज ही पूछता है। अभी तक मैंने 1 से 2 क्वेश्चन देखा हुआ है जो इन्हीं 2 पे पूछा हुआ है, और आगे चल के परसेंटेज ही पूछा था वहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग परसेंटेज ही याद करना और किसी और चीज़ पे फोकस उतना ज़्यादा ना हो। तो जिसे इलाहाबाद किन्स में 60 to 70% होता है, 50 से 60%। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स
आउटकम बाहर निकलने की चांस होती है उसमें। उसके बाद सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स, ओवरबर्न ब्रिक्स, बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं, लेकिन 50 से 60% ब्रिक्स इससे निकलते हैं, इलाहाबाद किन से। उसके बाद टर्मिनेंट, इसको रिमार्क बोलते हैं, टर्मिनेंट। बुल ट्रेंच ब्रिक्स, इसमें 70 से 80% होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो हमको कास्ट को भी कंपेयर करके चलना है, तो हम इलाहाबाद ही की वो प्रेफर करते हैं। और जब ये इसको बुल्स ट्रेंच स्किन से हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम इसे यूज़ करते हैं, जो सेमी कंटिन्यूअस होता है। इसको हम कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, मतलब सेमी कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं रिमार्क में, और इसका परसेंटेज बहुत हाई होता है। सबसे हाई होता है साफमैन किन्स का, ये 80 से 90% होता है। इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, इसको सेमी कंटिन्यूअस बोलते हैं, बट हमारे पास यूजफुल होता है इलाहाबाद, क्योंकि इसका 60 से 70% एफिशिएंसी होती है बेस्ट देने का फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का, प्लस ये इकोनॉमिकल होता है। और हमारे पास सेकेंड थर्ड क्लास ब्रिक्स यूज करने की बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं कि जहाँ पे वो ब्रिक्स हम यूज कर लेंगे, तो हम ज़्यादा कास्ट क्यों दे के फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को बाहर निकालें, आउटपुट मिले, तो इसलिए हम उसको करते हैं। बाकी एग्जाम में परसेंटेज पूछ लेता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है, तो हॉफमैन किन्स का होता है, और इलाहाबाद बेस्ट है, वो आपको पता चल गया। उसका टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड इट्स कंपोजिशन। रिफ्रैक्टरी मतलब आग रोक होता है, इसका हिंदी मैंने सर्च किया तो इसको आग रोक ही बता रहा है। क्या लिख दिया, आग रोक। हम हिंदी इसलिए की कि हिंदी नाम आते ही हम नॉर्थ इंडिया के जो भी जितने स्टूडेंट हैं, इनको हिंदी और इंग्लिश को कॉम्बिनेशन करके जो चीज़ पढ़ ली जाती है वो माइंड में रहता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं ये नहीं कहता कि सबको ऐसे ही प्रॉब्लम है, बहुत लोग को इसका मीनिंग पता होता है, उसके लिए उनके लिए मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो हमारे जैसे बच्चे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी मतलब आग रोक के लिए ब्रिक्स जो होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो जो एसिड रिफ्रैक्टरी होता है, जहाँ पे एसिड की चांसेस ज़्यादा है, वहाँ हम सिल्का कर देंगे 95 to 97%, और लाइम को कम कर देते हैं 1 to 2%। बेसिक रिफ्रैक्टरी जो होती है, जो बेसिक मतलब जिसके मतलब बेसिकली जो हम डिज़ाइन कर देते हैं, वो होता है मैग्नीशिया 85%, CaO यही लाइम है, लाइम 25%, और जो हमने कॉमन में पढ़ा था वहाँ पे लाइम 20 to 30% था, तो ये तो अपने लिमिट में है। बट मैग्नीशिया लेस देन 1 था, और यहाँ पे कितना चला गया 85%। उसके बाद सिल्का 50 से 60% था वहाँ पे, और यहाँ पे 5.5% मैक्सिमम हो गया, तो सिल्का कम हो गया, मैग्नीशिया ज़्यादा हो गया बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के लिए। और हमें इसका वैल्यू ही पूछता है कि कौन, पहले तो टाइप आप पूछ लेगा कि ए, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाया उससे तो इसमें जाके परसेंटेज पूछेगा, और ये इम्पोर्टेंट होता है। अब तो दिन पे दिन क्वेश्चन ट्रिकी बनते जाएंगे, तो ये पूछने के चांसेस उसके बढ़ते जाएंगे। एक न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी होता है जिसमें क्रोम, आयरन ओरे, बाइक्साइड ओरे, सिलिका, मैग्नीशिया, ई 1 2 3 4 5 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। हमको 5 नाम याद रखना है, जिसमें हमें मैग्नीशिया, सिलिका तो ऊपर भी था, इसमें भी था। आयरन ऑक्साइड हमने वहाँ ऊपर पढ़ा हुआ था, आयरन ओरे लिखा हुआ है। और एक यहाँ पे 2 चीज़ नया आया, एक क्रो, दूसरा बाइक्साइड समथिंग, सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है हमसे, बाकी आप लोग ही स्पेलिंग देख लो और इसे याद कर लेना। 5 चीज़ आता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी में। हमने 2 चीज़ देख लिया है आज, पहला एफिशिएंसी ऑफ किन्स, तीसरा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी, आग रोकने के लिए ब्रिक्स जो बनाते हैं हमें, उसके लिए हम क्या क्या ग्रेडियंट बढ़ा देते हैं, वो देख लिया। इसके बाद हम बोलेंगे उस दिन जब हमने पढ़ा था इस चीज़ को टेस्ट में, तो हमने इसको नहीं पढ़ पाया था अच्छे से कि ये क्या चीज़ है, और मैंने इसको बता भी नहीं पाया था क्योंकि हमें उतना अच्छे से इसका डाटा नहीं याद था। और इसमें ऐसे और था कि इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं होते, जिसमें वाइट पैच होता है और
इन्फ्लोरेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट सेकेंड 9092। सन नहीं पूछता है इसमें, ये तो टेस्ट का IS कोड का टेस्ट पूछ लेगा या फिर ये वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा एल्कलीज कि इसमें कौन से रेंज में आएगा। तो हमें जब इसका वैल्यू वाइट पैच जो होता है, वाइट पैच अगर लेस देन 10% है या अप टू 10%, तो इसको स्लाइड बोलते हैं। बहुत माइनर होता है, इसमें कोई वो नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा है, अब हमें सोचने वाली चीज़ है, नहीं, चला जाता है, मतलब इतना नॉर्मली चलेगा। लेकिन जब 50 से 60 10 से 50 होने लगा तब ये मॉडरेट होता है, मतलब अब गंभीर वाली बात हो गई। और जब ग्रेटर देन 50 हो गया तो ज़्यादा गंभीर हो गया, सवेयर्स। उसके बाद ग्रेटर देन लार्ज अमाउंट, 50 से ज़्यादा और ज़्यादा होने लगा परसेंट प्रेजेंसी इन लार्ज अमाउंट्स, तब इसको बोलेंगे सीरियस। तब हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, बट हमें सीरियस यहीं पे हो जाना है। जब 10% से ज़्यादा हुआ, 50% से कम, मॉडरेट, यहीं हमें सीरियस हो जाना है। और 50 से ज़्यादा हुआ तो गंभीर हो ही जाएंगे। और इसका सेवरल का मीनिंग ही गंभीर है, सवेयर। इतना हो गया। इसमें परसेंटेज पूछता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट इतनी ही चीज़ है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे SSC JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं और किसके कारण होता है, तो हमें एक चीज़ ये नाम याद रखना चाहिए, बहुत ये वाला एल्कलीज कर लो, ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। ये जो वाइट पैच आता है इसी के कारण आता है। और ये जब भी इसका नाम आए, इन्फ्लोरेसेंस का जब भी नाम आए कि ये किस प्रकार से होता है, तो इसको जहाँ पे देखो ये दिखा बेचारा एल्कलाइज, टिक मार दो, आंसर आपका सही हो जाएगा। या फिर परसेंटेज दे देगा, नाम पूछ लेगा, आप उसे क्लिक कर दो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। हमारा फाइनली मुद्दा क्वेश्चन सही करना है। हो गया, आगे चलते हैं। टॉलरेंस इन ब्रिक्स डायमेंशन टेस्ट, जिसको हमने पहले ही देखा था कि सबसे लास्ट है, और इसका टेस्ट कोड 1077 था। एक बार क्लियर कर लेते हैं, हाँ सही है, 1077 था IS कोड है जो। उसके ऊपर तो चल रहा था, इसके ऊपर चल रहा था सॉरी, IS 3495 पार्ट वाइज चल रहा था। पार्ट फर्स्ट स्ट्रेंथ के लिए, पार्ट सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, पार्ट थर्ड इन्फ्लोरेसेंस के लिए, पार्ट सेकंड वेव पेज के लिए, पार्ट थर्ड तो इसी जस्ट ऊपर वाला ही था, और पार्ट फोर्थ वेब पेज के लिए। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन था जो यूनिक था, हमने बोला भी था, इसका कोड ही अलग होता है 1077। कोड से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगा है, और 5 से 6 7 क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैक्सिमम तौर पे गलत हो जाते हैं। तो हमें कोड पहले से ये अभी अभी देख के चलना है। डायमेंशनल टेस्ट का कोड जो होता है 1077 होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ ब्रिक्स 20 लेते हैं। कितना लेते हैं? नंबर ऑफ ब्रिक्स 20 लेते हैं। उसके बाद हम इसको सीरीज में रखते हैं, तो इसका क्या मेजर होगा? लेंथ, लंबाई। जो लेंथ होगा इसका, जो आना चाहिए 20 ब्रिक्स का 380 आना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है। बट इसका जो टॉलरेंस, उसी दिन हमको जो याद था कि हमने इसको सेंटीमीटर में बता रहा था, लेकिन वो 30 से 40 ही बता रहा था, 30 से 50.3। हम उस दिन जो बता रहे थे वो था ये कि +-3 और +-5, कुछ ऐसे तो याद था हमको, बट ये सेंटीमीटर में एक कम था वैल्यू, जो कि गलत थी। आज मैंने इसे करेक्ट कर दिया आप लोग के लिए और अपने लिए भी, कि अब हमें भी ये भूलेगा नहीं, याद रहेगा। ये जो टॉलरेंस है इसका, और इसका है mm में वैल्यू आती है, जो लेंथ के लिए है +-80 mm, +-80 mm। विथ, जब इसी को हम एक साइड में ऐसे ब्रिक्स सजा देंगे, ऐसे, मतलब इसका जो
ब्रिक्स का लेंथ है वो ऐसे कर लेंगे और इस वाले को एक साइड रखेंगे। जो ए वाला लेंथ आएगा ये इसका ये जो विड्थ आएगी इसकी, ये विड्थ आएगा 180 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू है। और इसका जो टॉलरेंस आएगा प्लस माइनस 40, लेंथ में 80 रहेगा और विड्थ में 40 रहेगा। बट एक बार ख्याल रखना कि 180 जो आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा और ये 40 जो आएगा सेंटीमीटर में नहीं mm में आएगा। अगर 40 सेंटीमीटर हम टॉलरेंस देने लगे विड्थ में तो अब तो ये फिर आधा से ज़्यादा तो टॉलरेंस ही हो जाएगा, क्योंकि 80 सेंटीमीटर है बेचारा और 40% प्लस कर दिए तो समझ रहे हो ना, इसलिए mm में आएगा। हमें यूनिट ज़रूर याद रखना है, मिलीमीटर। उसके बाद इसका हाइट देखते हैं। हाइट में इन्होंने 2 दे रखा है, 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हाइट 2 प्रकार के देखते हैं। ये वाला जो है, एक तो हम इसके ये वाला हाइट चेक कर लें या फिर एक ये वाला हाइट चेक कर लें। तो जब ऐसे 9 सेंटीमीटर देखेंगे तब आएगा 180 सेंटीमीटर और इसका टॉलरेंस 40 प्लस माइनस 40 mm। और जब हम इसी का 4 सेंटीमीटर में देखेंगे तब इसका आएगा टोटल 80 सेंटीमीटर हाइट और टॉलरेंस आएगा प्लस माइनस 20 mm। यूनिट ज़रूर याद रखना दोस्तों, ये आपके काम की चीज़ है। यूनिट ही दिक्कत करेगी हमारे एग्ज़ाम में। ये सेंटीमीटर में भी वैल्यू होगी, mm में होगी। अगर हम यूनिट फाइनली नहीं देख के मतलब यूनिट नहीं देखेंगे, जब डायमेंशन पूछ लेगा टोटल डायमेंशन ऑफ लेंथ या विड्थ या हाइट, जब टोटल पूछेगा 20 ब्रिक्स का तब हमें सेंटीमीटर में बताना है। 380 सेंटीमीटर लेंथ आएगा, 180 सेंटीमीटर विड्थ आएगा, हाइट 180 सेंटीमीटर आएगा 9 सेंटीमीटर के लिए से 9 सेंटीमीटर के पर्पज़ से 180, 4 सेंटीमीटर के थ्रू हम देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर आएगा। जब 9 सेंटीमीटर के थ्रू हम देखें 180 सेंटीमीटर इसका टोटल डायमेंशन हाइट आया, तब इसका टॉलरेंस आएगा प्लस माइनस 40 mm। और जब इसी का 4 सेंटीमीटर के पर्पज़ से देखेंगे तो इसकी हाइट आएगी 80 सेंटीमीटर और इसका टॉलरेंस आएगा प्लस माइनस 20 mm। तो एक बार आप यूनिट ज़रूर देखना दोस्तों, इसलिए हम इसको अलग डिफरेंट कलर से करने वाले हैं कि यूनिट क्लियर हो जाए। और ब्रिक्स का ये डायमेंशन होता है, तो मैंने पहले वाले फिगर में बता रखा था, बट उसमें मैंने फिगर नहीं लाया था पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में। उसके बाद स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, जो ये ब्रिक्स है नीचे, जो ब्रिक्स होता है इसका अलग अलग फॉर्म होता है। जब हम इस वाले ब्रिक्स को हम किस एक ब्रिक्स को देखेंगे, इस वाले को जो नीचे है इसी को देखते हैं, तो पहले राउंडेड इंड जो होगा से मतलब इसका सारा का सारा सब सही होगा, ब्लैक लेते हैं, सारा कोना सही होगा और यहाँ से हम इसको राउंडेड दे देंगे। ऐसे पूरा जो यू वाला हिस्सा है, ये वाला इसको हम कट करके निकाल देंगे राउंड के फॉर्म में। ये वाला कट करके निकाल दिए तो ये जो आएगा ब्रिक्स, इस ब्रिक्स का नाम देंगे हम राउंडेड इंड। उसके बाद इसी ब्रिक्स को अभी हम इसको राउंड में कट किए हैं, एक बार ख्याल रखना आप लोग, इसको हम राउंड में कट किए तो ये राउंडेड इंड हो गया। और जब हम इसी ब्रिक्स को डायरेक्ट कट कर दिए तो इसको बोलते हैं कैंट, ये वाला जो वैल्यू है। अगर इसी को हम डायरेक्ट ऐसे कट किए बिना राउंड दिए, सीधे कट कर दिए ये पोर्शन, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, इतना भी कट कर सकते हो, बट कोना तक नहीं जाना चाहिए, कोना से पहले होना चाहिए। जो नीचे वाला कोना है इस कोने से ऊपर ही होना चाहिए थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा आप ले सकते हो और ये सीधे सीधे कट मारेगा तो ये हो जाएगा राउंडेड, ये राउंडेड नहीं होगा, डायरेक्ट कट होगा। तो इस डायरेक्ट कट को हम बोलेंगे कैंट, इसको ही हम बोलेंगे CANT, कैंट शेप। ब्रिक्स नेम एंड फिगर्स, ब्रिक्स नेम एंड फिगर्स। तो जब ये डायरेक्ट कट करेगा, राउंड नहीं लेगा, तो हो जाएगा कैंट। और जब ये राउंड लेगा तो राउंडेड। फिर लेकिन एक बार सिर्फ एक कोना कट करेंगे तो कैंट हो जाएगा, लेकिन हम दोनों कोना कट कर दिए इसका, इस साइड से भी कट किए और इस साइड से भी कट किए, इस साइड से इतना कट करके निकाल दिए इसका,
और इस साइड से इतना, ये वाला हिस्सा कट गया समझ लो, ये वाला भी हिस्सा कट गया, तो इसको डबल बोल देंगे। बस कुछ नहीं, ABCD, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे डबल कैंट। उसके बाद शेप, इस जो शेप है आप जो को आपको जो दिख रहा है इसको ही बोलते हैं कंपास। एक डिब्बा टाइप दिख ही रहा है हम लोग को, तो इसको हम बोल देंगे कंपास। ये हो गया है एक कंपास ब्रिक्स। और एक बुल नोज, इस जो राउंड वाले में हम कर रहे थे ऊपर से शेप लेते हुए नीचे आ जा रहे थे, बट ये जो बुल नोज ये बोल रहा है ये वाला शेप, इस वाले को, तो इसमें देखो कि बस थोड़ा सा कॉर्नर कट करेगा, पूरा नहीं करेगा, बस थोड़ा सा कॉर्नर कट करेगा, जिससे बुल का नोज के टाइप ये बना लेगा। इसको थोड़ा सा बस कर्व देगा और इस चीज़ को, कॉर्नर को, इस वाले को, हिस्से को हटा देगा और इसको बोल देगा बुल नोज। और यही यहाँ पे किया हुआ है, इसे हटा के बुल नोज। तो हमारा पहला राउंडेड इंड हो गया, कैंट हो गया, डबल कैंट हो गया, दोनों बगल कट कर दिया, यहाँ सिंगल कट किया, यहाँ थोड़ा सा राउंड दिया, बुल नोज हो गया। उसके बाद परफोरेटेड ब्रिक्स, इसमें बहुत सारे छेदे होंगे, बहुत सारे, तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, परफोरेटेड ब्रिक्स। उसके बाद कुछ में होलो होगा, मतलब 1 से 2 3 छेदा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट ये शेप की साइज़ थोड़ी बड़ी बड़ी होती है इसके कंपेयर में जो ऊपर है, तो इसको होलो ब्रिक्स बोल देंगे। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। आगे हम इसका यूज भी बताएंगे कि यूज क्या क्या है। ये कोपिंग, हम जब वाल पढ़े थे, एक वीडियो मैंने लाया था लेक्चर वाल्स पे, तो वाल पे जो था कि ब्रिक्स से ही बनता है, तो ब्रिक्स के सबसे, ये जो ब्रिक्स वाल हो गई, ये ब्रिक्स वाल कर लो, ये ब्रिक्स वाल हो गई। इसके ऊपर एक हम एक्स्ट्रा शेप देते थे जिसको ही कोपिंग बोलते हैं, कि हमारी जो वाल पे जो बारिश की पानी आए और ये वाटर सीधे निकल ना जाए, सीधे हमारे वाल के सरफेस जो ये वाला एरिया है, इस एरिया से नीचे न जाकर जब बारिश की पानी जाएगा तो वाल गंदी हो जाएगी, जिसके लिए हम कोपिंग प्रोवाइड करते हैं ये वाला। और यहाँ पे कट देते हैं, यहाँ पे कट प्रोवाइड कर देंगे कि पानी, ये जो वाटर इधर से आए इस साइड से और यहाँ से यहीं तक जाए और फिर नीचे टपक जाए। ये छत वाली सीलिंग में जब हम स्लैब देते हैं, स्लैब के साइड भी हम थोड़ा सा बनाते हैं, जो कट लगाया ना वो स्लैब में भी होता है, लेकिन ये वाल के लिए बोल रहा है कोपिंग। एक इसका, एक तो इसको हम बना ले, चौड़ी वाल है तो हम ऐसा बनाएं, या फिर अगर नॉर्मल एक 1 ब्रिक्स की वाल है तो उसका हम एक ऐसा ब्रिक्स साइज भी आता है जिसको नाम ही कोपिंग ब्रिक्स हो जाता है, और हम सीधे वो ब्रिक्स ले आके सबसे ऊपर वाल पे रख देते हैं, तो हमारा वाल सेफ हो जाता है। उसके बाद आता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर, तो इसी ब्रिक्स को हम खड़े खड़े कट कर देंगे, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब एक ब्रिक्स में 2 ब्रिक्स बना देंगे, उधर भी अब नीचे चला जाएगा। तो ये जो हिस्सा आएगा, ये हिस्सा कट गया समझ लिए, इसको हम फोड़ के बाहर निकाल लिए कट करके, तो जो हिस्सा बचा उसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं। और किंग क्लोजर क्या होता है कि अभी हम जो बुल नोज नहीं, एक कैंट कर रहे थे ना, CANT, तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा कट कर रहे थे, और इसमें हम ब्रिक्स को ऐसे कट कर रहे थे ना, लेकिन इसमें ब्रिक्स को ऐसे कट नहीं करेंगे, इस वाले ब्रिक्स को हम ऐसे कट करेंगे। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला, ये ग्रेटर देन होगा इस वाले से, तो इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। थोड़ा सा कट में डिफरेंट आएगा, किंग क्लोजर नाम हो जाएगा इसका। और इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक कैंट होता है सिंगल कट में बहुत थोड़ा थोड़ा करता है, दोनों इक्वल डिस्टेंस होती है, बट इसमें जो किंग क्लोजर होता है इसमें डिस्टेंस चेंज हो जाती है, तो इसको हम किंग क्लोजर करते हैं। और 3/4 ब्रिक्स, इस ब्रिक्स का थोड़ा सा हिस्सा हम कट करेंगे, मतलब इस वाले हिस्से को हम कट कर लिए, इस वाले हिस्से को हम कट कर दिए और इसे हम बाहर निकाल दिए, इस वाले हिस्से को।
इस वाले हिस्से को हमने फोड़ के बाहर निकाल लिया और जो इस ये वाला हिस्सा बचा पूरा, इसको बोलते हैं 3/4 ब्रिक्स। ये 3/4 से ज़्यादा ब्रिक्स है, तो इसलिए 3/4 बोला है, इनको ब्रिक्स बोल दिया है बस। या अंदाज़ा लगा के कट करते हैं, तो इसको जो आधा से ज़्यादा बचा उसको 3/4 ब्रिक्स बोलते हैं। जो आधे हाथ कट गया बेचारा, जिस ब्रिक्स को हम आधे हाथ कट कर दिए, इसको बेड बोलते हैं बस। और ये जो ऊपर हमने अभी बोला था परफोरेटेड ब्रिक्स, इसमें मैं लाया था ब्रिक्स का शेप जिसमें बहुत सारा होल्स है, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10। तो इसमें इसको ये बोलेंगे। और होलों में 1 2 3 ही, और सेंटर पे है, इसमें पे वो लाइनिंग बहुत सारी नहीं होती है इसमें, और आप 3 कर सकते हो, और जो होल्स हैं इसके 6 छोटे हो जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट मैंने ब्रिक्स आपको शेप एंड साइज बता दिया। अब बोलेंगे जनरल डाटा अबाउट ब्रिक्स। जनरल डाटा देखेंगे तो जिसमें हमने कल उसके पहले वाले वीडियो में स्ट्रेंथ चेक किया था, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स, फोर्थ क्लास ब्रिक्स। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आएगा इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का जो हम 24 आवर्स के लिए डालते हैं, और इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स 5 होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने जो देखा था वो 5 होता है। इसका कोड जो होता है 3495 पार्ट सेकेंड होता है। ये चीज़ हमें देखना। जो हम 5 ब्रिक्स को लेके और इसको 24 घंटे पानी में डुबा के रखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर इसका स्ट्रेंथ 105 से ज़्यादा चला गया, तो इसको ग्रेटर देन 105, तो इसको हम बोलेंगे कितना, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। बट ये 24 घंटे में वाटर एब्जॉर्प्शन जो करेगा लेस देन 20%, सॉरी लेस देन 20%। और सेकेंड क्लास ब्रिक्स ये 20% से ज़्यादा करता है बट लेस देन 22%, और इसका स्ट्रेंथ लेस देन 70% हो जाएगा। और थर्ड क्लास ब्रिक्स में ग्रेटर देन 25%, इसमें पानी ज़्यादा सोख रहेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ग्रेटर देन 35%। ये फेसिंग वाल वर्क के लिए यूज करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, जो हमको देखना चाहिए। और सेकेंड क्लास ब्रिक्स हिडन हो गया, वहाँ पे यूज करते हैं। जहाँ में प्लास्टरिंग भी करनी है वहाँ पे भी हम सेकेंड क्लास ब्रिक्स यूज कर लेते हैं, जो स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं बनाते हैं उसके लिए। और नॉर्मली घरों में सेकेंड क्लास ब्रिक्स लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज करना चाहिए। और थर्ड क्लास ब्रिक्स टेम्परेरी ब्रिक्स वर्क, मेजनरी वर्क के लिए करते हैं। और फोर्थ क्लास ब्रिक्स ये झामा होता है, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स होती है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 350 होता है, इसमें पानी बहुत कम सोखता है, 10 से 12%। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन एक बार याद कर लेना। जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होता है झामा बोलते हैं, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स बोलते हैं, इसका हमको ये वाटर एब्जॉर्प्शन 10 to 12%, स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है 350। ये ब्रिक्स बसाल्ट होता है, लाइम, कंक्रीट, फाउंडेशंस, रोड मटेरियल्स, इसको हम यहाँ यूज करते हैं, बट इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। परफोरेटेड ब्रिक्स जो हम बोलते हैं, बहुत सारा छिद्र था इसमें ब्रिक्स में, जो ऊपर अभी हमने दिखाया इस वाले को, इसको, उसमें क्या होता है, कहाँ गया, इस ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है ये 15% जा रहा है, सो गुड। और इसका स्ट्रेंथ 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और ये ब्रिक्स हम यूज करते हैं पार्टीशन वाल के लिए, बहुत जल्दी मतलब वाल बन जाएगा उसमें, मतलब बहुत जल्दी ये बनता है। इसका शेप एंड साइज बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल ब्रिक्स के कंपेयर में बहुत बड़ा ब्रिक्स होता है, वहाँ पे फोटो में दिख रहा है, बट ऐसे बड़े साइज के ब्रिक्स आते हैं। होलो ब्रिक्स जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी 20%, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हीट प्रूफ के लिए इसको यूज करते हैं, साउंड प्रूफ के लिए, डैम प्रूफ के लिए, डैम प्रूफ वॉल के लिए। तो ये सब के लिए जो होलो वाला होता है इसे साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ के लिए यूज करते हैं। अब पेविंग ब्रिक्स एक टाइप ऑफ ब्रिक्स है जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है,
लेस देन 5%, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसी को बोल सकते हो आप, ये जो क्लास 4th है जहामा ब्रिक्स, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स, उसी कैटेगरी में ये भी आता है, लेकिन उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 10 to 12% होता है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% है, बट इसका स्ट्रेंथ सेम टू सेम है 350। रोड पेमेंट में हम यूज़ करते हैं। सोलिंग ब्रिक्स को सोलिंग ऑफ रोड के लिए यूज़ करते हैं। रोड में सोलिंग जो बनाई जाती है उसको हम सोलिंग ब्रिक्स यूज़ करते हैं। और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है लेस देन 20%, और इसका स्ट्रेंथ 50%, 50 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है ये परसेंटेज में है। और उसके बाद एक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जो आग रोकने के लिए, अभी हमने ब्रिक्स का पढ़ा था ना ऊपर, कंटेंट सिल्का कुछ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर लाइम्स कम 1 to 2%, 95 to 97% सिल्का डाल दिया था। उस वाले ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता जो होती है कम होती है। जो आग को रोकने के लिए ब्रिक्स बनाई जाती है उसकी वाटर क्षमता बहुत कम होती है, 4 to 10%। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है 350। 3 टाइप के ब्रिक्स का 350 होता है, एक तो ओवरबर्न्ड का, दूसरा पेविंग ब्रिक्स का, तीसरा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का भी स्ट्रेंथ 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और किन लाइनिंग, जो हम भट्ठा बनाते हैं उसकी लाइनिंग के लिए बनाते हैं, फर्नेस बॉयलर के लिए लाइनिंग के लिए बनाते हैं, कंबस्सन के लिए बॉयलर कन्वेक्शन जो होता है, बॉयलर जो होते हैं उसके आरी आरी जो हम लगाते हैं उसके लिए भी हम इसी ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हीट सहने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, हीट कैपेसिटी। उसके बाद इंजीनियरिंग ब्रिक्स होता है क्लास ए क्लास बी को, जो क्लास ए क्लास बी ब्रिक्स है ऊपर, मतलब ए वाला फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इसी को क्लास ए क्लास बी बोलते हैं। जिसमें जो इंजीनियरिंग ब्रिक्स होती है, इंजीनियरिंग पर्पस से जो यूज की जाती है, उसके वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज कम हो जाता है 4 to 5%, और क्लास बी का 7%। ये इंजीनियरिंग ब्रिक्स की बात कर रहा है। जब इंजीनियरिंग ब्रिक्स लगा देगा तो हमको 4 to 5% करना है। अगर इंजीनियरिंग ब्रिक्स नहीं लगाया है तो लेस देन 20% करना है क्लास ए के लिए, और क्लास बी के लिए लेस देन 22%। अगर इंजीनियरिंग ब्रिक्स लगा दिया तो 4 to 5% और 7%। लेकिन इसका क्लास ए का स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1 to 5 पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका DPC जो है, ये डेप प्रूफ कोर्स नाम इसका फुल फॉर्म है। इसको जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं डेप प्रूफ कोर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लास बी जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज 7% होना चाहिए आफ्टर 24 आवर्स डीप इन वाटर, और स्ट्रेंथ इसका 75 होना चाहिए। मल्टी स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद एक ब्रिक्स है जो सन ड्राई ब्रिक्स, जो हम सिर्फ धूप में सुखाते हैं। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन 0 होती है, क्योंकि अभी ये धूप में ही सूखा है। अगर इसको वाटर में 24 घंटे डालेंगे तो 24 घंटे बाद ये आफ्टर मिट्टी पूरा हेलुआ निकलेगा उसमें से मिट्टी का, जो हमारे काम का नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रेंथ होता है, सन ड्राई होगा, सूखेगा, तो इसमें स्ट्रेंथ जो गेन होगा 15 to 25%। इसको मोस्टली टेम्परेरी के लिए यूज़ करते हैं, कि जो आज बनाए कल उगाड़ दिए, ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम इसे यूज करते हैं। और आज हमने ब्रिक्स का इतनी प्रॉपर्टी चेक कर ली जो काम की चीज़ है, एग्ज़ाम में सीधे पॉइंट से पूछ लेते हैं, और ये डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्त। थैंक यू सो मच।